एवरीवन, एक बार फिर से आपको सभी को गुड मॉर्निंग जियोग्राफी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। उसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे मिनरल एंड रॉक्स के बारे में। हम मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने मिनरल्स एंड रॉक्स में चट्टानों के प्रकार देखे थे। निर्माण के आधार पर हमने चट्टानों के प्रकार देखे हैं। निर्माण के आधार के बारे में मैं बात करूं कि हमने यहाँ पर चट्टानों के 3 प्रकार को पढ़ना है ना। यहाँ पर हमें चट्टान के 3 प्रकार पढ़ना है। तो एक बार फटाफट सब लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। सभी लोग सबसे पहले सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फटाफट सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम यहाँ बात करने वाले हैं मिनरल्स एंड रॉक्स की, है ना। हमारा चैप्टर मिनरल्स एंड रॉक्स है। तो एक बार फटाफट सब लोग सेशन से ऐड हो जाइए। जितने लोग देख रहे हो सभी लोग पहले फटाफट सेशन को लाइक कर लो ताकि हमारा सेशन स्टार्ट हो। फटाफट सेशन को लाइक करिए। मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक बार मैं आपको प्रीवियस चीजें बता देती हूँ। हमने चट्टान और खनिज में सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें चट्टानों के प्रकार में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम चट्टानों को 3 प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर हम चट्टान के 3 प्रकार पढ़ते हैं, है ना। और इन चट्टानों को निर्माण की पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इस आधार पर, निर्माण की पद्धति के आधार पर, दैट इज क्लियर। तो निर्माण के आधार पर इन चट्टानों को 3 प्रकार से हम पढ़ते हैं। क्लियर। फर्स्ट इग्नियस चट्टाने, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड हमारा मेटाफोरिक रॉक्स। फर्स्ट इग्नियस चट्टाने जिसे आग्नेय चट्टाने कहा जाता है। सेकंड अवसादी या परतदार चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। और कायांतित या रूपांतरित चट्टाने जिसे मेटाफोरिक रॉक्स कहा जाता है। दैट इज क्लियर। तो ये है हमारे 3 चट्टानों के प्रकार। हमने अवसादी यानी इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ लिया है। हमने आग्नेय या इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं और किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा अवसादी चट्टानों से स्टार्ट होता है। हालांकि हमने प्रीवियस सेशन में भी अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ा था। तो एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ आपको, ताकि आपको रिवीजन हो जाए, आपको रिकॉल हो जाए कि हमने अवसादी चट्टानों के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ा, क्या क्या जानकारी हमने ले ली है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। अवसादी चट्टाने या परतदार चट्टानों का किस प्रकार से निर्माण होता है, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। फटाफट एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। एक बार मैं अपने क्लास लर्निंग प्रोग्राम के बारे में बता देती हूँ। क्लास लर्निंग प्रोग्राम में हमारा डेली 10 AM जियोग्राफी की क्लास होती है, जो कि हैशटैग सिविल सर्विसेज पे होती है। इसके बाद हमारी डेली 11 AM हमारी एजुकेशन नीचे पर जियोग्राफी की अगेन क्लास होती है। देन आफ्टर दैट हमारा 6 PM एमसीक्यू सीरीज होता है। एमसीक्यू सीरीज होता है, ये सीरीज बिल्कुल मत लेना भूला करिए। 6 PM हमारा एमसीक्यू सीरीज होता है। एंड आफ्टर दैट हमारा 7 PM मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होती है। एंड आफ्टर दैट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की 7 PM पर क्लास होती है। तो ये हमारे क्लास लर्निंग प्रोग्राम। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे क्लास लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। जियोग्राफी आपको पढ़ने के लिए 0 to एडवांस लेवल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए एंड अपने दोस्तों, छोटे भाई बहनों सभी को शेयर करिए। ये हमारा क्लास लर्निंग प्रोग्राम। फटाफट सब लोग सेशन से ऐड हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अवसादी या परतदार चट्टानों के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, मैंने प्रीवियस सेशन में हालांकि इसके बारे में बता दिया, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। अंग्रेजी शब्द सेडिमेंट की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से होती है। लैटिन भाषा में एक शब्द होता है जिसे सेडिमेंटम कहा जाता है, और इस सेडिमेंटम का अर्थ होता है व्यवस्थित होना। इस सेडिमेंटम का अर्थ होता है व्यवस्थित होना। क्लियर।
पृथ्वी के धरातल पर चट्टाने वर्षा, वायु, हिम, जल, वनस्पति एवं जीवों द्वारा लगातार विभिन्न आकार के टुकड़ों में अपक्षित होती हैं। पृथ्वी के धरातल पर हम बात करें तो ये जो चट्टाने हैं वो वर्षा, वायु, हिम, जल, वनस्पति और जीवों द्वारा लगातार विभिन्न आकार के टुकड़ों में ये अपक्षित होती हैं या कटाव होता है इनका, ना अपक्षय का मतलब कटाव भी आप समझ सकते हैं। चट्टानों के ऐसे विखंडित पदार्थ को बहिर्जात कारकों जैसे पवन, हिमानी और बहते हुए जल द्वारा परिवहन एवं निक्षेप किया जाता है। अब जो चट्टानों के ऐसे विखंडित पदार्थ हैं, चट्टानों की जो विखंडित पदार्थ हैं, ये बहिर्जात कारकों जैसे पवन हो गया, है ना, बहिर्जात जो भी कारक है, पवन हो गया, हिमानी हो गया, बहते हुए जल हो गए, परिवहन और निक्षेपण से इनकी जो परिवहन और के कारण इनमें निक्षेपण देखने को हमें मिलता है। ये निक्षेपित पदार्थ अवसाद कहलाते हैं। ये जो निक्षेपित पदार्थ होते हैं, ये जो निक्षेपित पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह अवसाद कहलाते हैं। वह अवसाद कहलाते हैं। सघनता के कारण निक्षेपित और संचित पदार्थ चट्टानों में परिणित हो जाते हैं। क्या होता है? सघनता के कारण ये जो पदार्थ निक्षेपित पदार्थ होते हैं, सघनता कारण जो निक्षेपित अवसाद है, ये क्या होता है? एक जगह इकट्ठा होता जाता है और इससे ही ये चट्टानों में बदलने लगता है और यह चट्टानों में बदलने लगता है। यह प्रक्रिया कहलाती है सीलीभवन, है ना? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिथिफिकेशन कहलाती है, यानी सीलीभवन कहलाती है। तो निक्षेपित और संचित पदार्थों का चट्टानों में परिवर्तन होना कौन सी प्रक्रिया होती है? इसे सीलीभवन लिथिफिकेशन कहा जाता है। दैट इज क्लियर, समझ में आया? तो चट्टानों का निक्षेपित और निक्षेपित और जो संचित पदार्थ है, अवसाद का जो निक्षेपित और संचित पदार्थ है, इन पदार्थों का चट्टानों में परिवर्तन होना सीलीभवन लिथिफिकेशन कहलाता है। दैट इज क्लियर। सीलीभवन के परिणाम स्वरूप अवसादी चट्टानों का ही निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टानों में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीलीभवन के परिणाम स्वरूप ही इस अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टान स्तरों के ऊपर पाई जाती हैं तथा कई प्रकार के असंगठित छोटे बड़े कणों से मिलकर इनका निर्माण होता है। अधिकांशतः संदंद्री होती हैं। ये कैसी होती है? ये रवेदार में होती है। इनमें संद्र या छोटे छोटे आपको देखने को मिलेगा, ये छोटे छोटे गैप होते हैं इसमें, तो इसमें आपको छोटे छोटे संद्र देखने को मिलेंगे। तो ये चट्टानें स्तरों के रूप में पाई जाती हैं और कई प्रकार के असंगठित छोटे बड़े कणों से मिलकर निर्माण होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है जो अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि ये कई बार निक्षेपित होती हैं। इनमें अपक्षय और के कारण भी जो निक्षेपण होता है, निक्षेपण जो संचित पदार्थ होता है वो इकट्ठा होता जाता है, यानी जो बहुत लॉन्ग प्रोसेस में इन चट्टानों का निर्माण होता है, जिसके कारण इन चट्टानों में जीवाश्म देखने को मिलता है, तथा कोमल होने के कारण इनमें अपक्षय और अपरदन की क्रिया काफी शीघ्र या काफी तेज गति से होती है। अब ये जो चट्टानें हैं ये ठोस अवस्था में नहीं जमती हैं, क्योंकि ये समय लगता है इनको जमा होने में, कई लेयर में ये जमती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज लेयर में जमा होती है तो उसका अपक्षय जो होता है वो उतनी ही तेजी से होता है। ये चट्टानें जो अवसादी हैं, जिसे हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं, ये चट्टानें परतों में जमा होती हैं। परतों में जमा होने के कारण इनका क्या होता है? इनका अपक्षय क्रिया तेजी से होता है। इनमें अपक्षय क्रिया जो होती है वो काफी तेजी से होती है। दैट इज क्लियर। जो अवसाद होता है उनका जमा समांतर 36 परतों में होता है। कुछ इस प्रकार से परतों के रूप में इनका जमा होता है, इसीलिए इन्हें परतदार चट्टान कहा जाता है। इसीलिए इन्हें परतदार चट्टान कहा जाता है। दैट इज क्लियर, समझ में आया? समझ में आई इतनी बातें कि हम अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें क्यों कहते हैं। सेकंड थिंग, हम अवसादी चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है? सीलीभवन के परिणाम होता है। एंड सेकंड, ढीले पदार्थ कठोर होकर सघन होकर सैल और बलुआ पत्थर की जैसे चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं और यह परिवर्तन परतों के और यह परिवर्तन परतों को अधिक भार के कारण उत्पन्न दबाव तथा संयोजक तत्व के कारण संगठित होने से निर्माण होता है। अब ये जो परतें हैं, है ना, ये जो परतें हैं, इनका निर्माण कब होता है? इन परतों का निर्माण होता है जब ऊपर का जो दाब होता है ना, ये जो ऊपर के जो भी ऊपर की लेयर होती है उसका दाब काफी ज्यादा हो जाता है। यह परिवर्तन परतों के अधिक दाब व अधिक भार के कारण उत्पन्न दाब तथा संयोजक तत्व के कारण चट्टानों में संगठित होकर इनका निर्माण होता है।
दैट इज क्लियर। समझ में आई इतनी बातें? इतनी बातें समझ में आई? समझ में आया सीली भवन क्या है, लिथिफिकेशन क्या है, और अवसादी चट्टानों का निर्माण इसी लिथिफिकेशन के कारण होता है। सेकंड पढ़ते हैं, अवसादी चट्टानों के रूप में अगर हम बात करें तो बलुआ पत्थर है ना, सैंड स्टोन जिसे कहा जाता है, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर जिसे सैंडस्टोन कहा जाता है, कॉन्ग्लोमरेट, चीका मिट्टी जिसे क्ले कहते हैं, स्लीट चूना पत्थर, लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट, लोयस, लोयस हो गया, ट्रेवर्टाइन, डोलोमाइट, जिप्सम, खड़िया मिट्टी जिसे चौक कहा जाता है, पीट, लिग्नाइट, कोयला, ये सभी जो उदाहरण है, ये सभी कौन सी चट्टानों के उदाहरण है? अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। कौन से चट्टानों के उदाहरण है? अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। दैट इज क्लियर। समझ में आई इतनी बातें? इन चट्टानों में अंतर्जात बल का अधिक प्रभाव पड़ने से ये सरलता पूर्वक इसमें वलन पड़ जाते हैं। अब अंतर्जात बल क्या होता है और बहिर्जात बल क्या होता है, इसके बारे में मैं आगे के सेशन में, जो हमारा एक पूरा चैप्टर रहेगा अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में, तो उस सेशन में हम देखेंगे अंतर्जात बल क्या होता है और बहिर्जात बल क्या होता है। दैट इज क्लियर। क्लियर हुआ? तो अंतर्जात बल क्या होता है, बहिर्जात बल क्या होता है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए, इन चट्टानों में अंतर्जात और जो बहिर्जात बल होते हैं, अंतर्जात बलों में तनाव और जो संपीड़न होता है इसका प्रभाव अधिक पड़ने से इसमें हमें वलन देखने को मिलते हैं। क्लियर? इन चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से जल, हिम, पवन जैसे अपर्दन के साधनों के कारण होता है। पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग तीन चौथाई भाग किससे बना है? अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से ढका है। क्लियर? तो पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से ही बना है, किंतु इनका आयतन क्रस्ट के संपूर्ण आयतन का 5% ही होता है। किंतु इनका आयतन जो है संपूर्ण क्रस्ट का लगभग कितना है? 5% है। तो चलो बताओ सभी लोग फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में कि आग्नेय चट्टान का भूपर्पटी या पृथ्वी के क्रस्ट पर कितना परसेंट है ना? ये आग्नेय चट्टानों का कितना परसेंट है पृथ्वी के भूपृष्ठ पर या फिर भूपर्पटी पर? अब यहाँ पर बात करते हैं अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण की बात करें निर्माण पद्धति के आधार पर, अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण 3 समूहों में किया जाता है। पहला, यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें। सेकंड, रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें। थर्ड, जैविक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें। तो यहाँ पर हमें 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला यांत्रिक रूप से, दूसरा रासायनिक रूप से, तीसरा जैविक रूप से। यांत्रिक रूप से बात करें, बलुआ पत्थर, क्लोरोमरेट, सेल, लोयस, चीका मिट्टी, ये कैसे हैं? ये यांत्रिक रूप से निर्मित अवसाद चट्टानें हैं। सेकंड, रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानों की बात करते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जिप्सम हो गया, सॉल्ट रॉक हो गया, चूना पत्थर हो गया, हेलॉइड और पोटास, ये कैसे हैं? ये रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। जैविक रूप से बात करते हैं तो कोयला, चूना पत्थर और गिरजा राइट, खड़िया मिट्टी, ये कैसे हैं? ये जैविक रूप से निर्मित अग्नि अवसादी चट्टानें हैं, यानी ये जैविक रूप से इनमें जैविक क्रियाएं होती है, इसके बाद ही इनका निर्माण होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों को 3 भागों में हम बांटते हैं। मैकेनिकली यानी यांत्रिक, कार्बनिक रूप में यानी रासायनिक ऑर्गेनिक हो गया, और हमारा या फिर इसे जैविक रूप भी कहा जाता है, और रासायनिक की मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? आगे बढ़े, अवसादी चट्टानों की अब विशेषता पढ़ते हैं। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो पहली बात करते हैं, पहली विशेषता होती है अवसादी चट्टानें विभिन्न आकार आकृति के सूक्ष्म कणों से निर्मित होती हैं। अभी जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो विभिन्न आकार और आकृति के सूक्ष्म कणों से निर्मित होती हैं। सेकंड बात करते हैं, अवसादी चट्टानों में रवे अनुपस्थित होते हैं। अवसादी चट्टानों में रवे नहीं होते हैं, है ना? ये अवसादी जो चट्टानें होती है इसमें रवे नहीं होते हैं। तो अवसादी तो किस चट्टानों में हमें रवे मिलते हैं? तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानों में हमें रवे देखने को मिलते हैं, रवे देखने को मिलते हैं। आग्नेय चट्टानों में हमें रवे देखने को मिलते हैं। उसमें भी ये जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टानों में जो अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान होती है जो कि धरातल के अंदर ही निर्मित होती है, इसमें जो रवे होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। इसमें रवे
बड़े साइज के होते हैं और जो बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान होती है, इसके जो रवे होते हैं, इसके रवे छोटे साइज के होते हैं। इसके रवे छोटे साइज के होते हैं। तो हमारी आग्नेय चट्टानों में हमें रवे देखने को मिलते हैं, लेकिन अवसादी चट्टान में कोई भी रवे देखने को नहीं मिलते हैं। कोई भी रवे नहीं मिलते हैं। दैट इज क्लियर। इन चट्टानी परत एक के ऊपर एक क्षैतिज रूप में व्यवस्थित होती हैं, क्योंकि लैटिन भाषा में सेडिमेंट का अर्थ होता है लैटिन भाषा में सेडिमेंटम का अर्थ होता है व्यवस्थित होना। तो इसलिए ये जो अवसादी चट्टानें हैं, ये परत के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। अधिकांश अवसादी चट्टानें जल के अंदर निर्मित होती हैं। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है। अधिकांश ये जो अवसादी चट्टानें हैं, ये कहाँ निर्मित होंगे? अधिकांश अवसादी चट्टानें जल के अंदर ही निर्मित होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आप आपको सिंपल सी बात याद रखना है, जो आग्नेय चट्टानें हैं। अब ज्वालामुखी उद्गार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? धरातल पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अवसादी चट्टानें हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण कैसे होता है? चट्टानों में वर्षा, वायु, हिम, जल, वनस्पति जीवों द्वारा लगातार इसमें अपक्षय क्रिया होती है और इन्हीं अपक्षय के कारण या जैसे बहता हुआ जल हो गया, हिमानी हो गया, ये अपने साथ कई सारे पदार्थों को लेकर चलते रहते हैं। इनमें परिवहन होता है और परिवहन के दौरान ही कई सारे पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस परिवहन के कारण परिवहन किसमें हो रहा है? जल और हिमानी में हो रहा है और ये दोनों क्या है? पानी के अंदर है ना। तो ये जो अवसादी चट्टानें हैं, ये मुख्यतः जल के अंदर इनका निर्माण होता है। जल के अंदर बनने वाली चट्टानें हैं। क्लियर? तो यह जो अवसादी चट्टानें हैं, वो कहाँ पर बनेंगी? जल के अंदर इनका निर्माण होता है। दैट इज क्लियर। आगे बात करते हैं। अवसादी चट्टानों में विभिन्न प्रकार की दरारें और लहरों और तरंगों का निशान पाया जाता है। मैंने बताया था ना, इसमें अंतर्जात बल, तनाव और संपीड़न के कारण इसमें तनाव और संपीड़न के कारण क्या होता है? इसमें तनाव और संपीड़न के कारण इसमें वलन देखने को मिलते हैं। तो ये वलन क्या है? ये दरार और लहरों और तरंगों के समान दिखते हैं। तो अवसादी चट्टानों में हमें दरारें, लहरें और तरंग के रूप में हमें निशान देखने को मिलते हैं। सेकंड बात करते हैं अगला। अवसादी चट्टानों में परतों के मध्यम जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये लगातार एक परत के रूप में दूसरी परत के ऊपर तीसरी, ये लगातार इस फॉर्म में जमा होती जाती हैं। इसलिए इसमें हमें जीव जंतुओं के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें, चूंकि इनका निर्माण कहाँ होता है? अधिकतर जल के अंदर होता है। तो इसमें हमें कई सारे जीवों के अवशेष भी देखने को मिलेंगे। अवसादी चट्टानें अधिकतर भेद और प्रवेश्य होती हैं। ये जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें अधिकतर भेद और प्रवेश्य होती हैं, यानी इनमें कई सारे हमें गैप देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई सारे गैप देखने को मिलते हैं। इसमें संधियां और जोड़ भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये परतों में इनका निर्माण होता है और इनका निर्माण एक जमाव के कारण होता है। इसलिए इसमें कई सारी संधियां, यानी कई सारे जो जोड़ है ना, कई सारे जोड़ हमें देखने को, पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। पॉइंट्स हमें कई सारे जॉइंट्स या देखने को मिलते हैं। सभी अवसादी निक्षेपों में कोयला और पेट्रोलियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं, अब आपको पता है जो कोयला और पेट्रोल है, यह अवसादी चट्टानों से निर्मित होता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और मुख्य रूप से इसमें जीवाश्म की मात्रा होती है। जीवाश्म की मात्रा होती है ना। तो ये जीवाश्म की मात्रा किस चट्टान में होगी? अवसादी चट्टान में होगी। और अवसादी चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पेट्रोलियम मुख्य रूप से होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम मुख्य रूप से होते हैं। दैट इज क्लियर। कोयला और पेट्रोलियम मुख्य रूप से होते हैं। इतनी चीजें समझ में आई? समझ में आ रहा है तो एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए। हमारे डेली करंट अफेयर शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, शॉर्ट्स को जरूर देखा करिए करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए। तो एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिए।
एक बार फटाफट सब लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे डेली क्लास लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल 50 सेंट #सिविल सर्विसेज हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर ऐड हो जाइए। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व क्या है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि हमने आग्नेय चट्टानों का आर्थिक महत्व देखा था, आग्नेय चट्टानों का आर्थिक महत्व देखा था, अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व देखेंगे। क्योंकि आर्थिक ये जो आग्नेय चट्टाने हैं, इस आग्नेय चट्टानों में हमें कौन कौन से आर्थिक महत्व के हिसाब से देखा जाए तो लोहे हो गया, सोना हो गया, ऐसी जो धातु जो भारी धातुएं थी, एल्यूमिनियम हो गया, इन धातुओं की उपलब्धता के कारण आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा, इन चट्टानों का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार हम देखते हैं अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व। अवसादी चट्टानों में आर्थिक महत्व वाले खनिज कम पाए जाते हैं। क्या होता है, आग्नेय चट्टानों में आर्थिक महत्व वाले जो खनिज है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अवसादी चट्टानों में आर्थिक महत्व वाले खनिज कम पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से लौह अयस्क, फास्फेट, इमारती पत्थर, कोयला, सीमेंट जैसे कच्चे माल हमें मिलते हैं। अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार यहाँ पर हमें मिलता है। अवसादी चट्टानों में जितने भी हमारे ईंधन वाले खनिज है ना, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गई, प्राकृतिक गैस हो गई, ये जो ईंधन वाले खनिज है हमें अवसादी चट्टानों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। भारत के उप हिमालयी क्षेत्र, गंगा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में, कच्छ के रण की खंभात खाड़ी अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तो जितने भी डेल्टा वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण जल के अंदर होता है, जल के अंदर होता है, चूंकि इनका निर्माण है वो अवसादों द्वारा, पानी या हिम द्वारा, जल या हिम द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के कारण होता है, अवसादों के कारण होता है। इसीलिए ये जो चट्टाने हैं कहाँ मिलेंगी, या तो डेल्टा में मिलेंगी, या नदियों के किनारे मिलेंगी, या ऐसे दलदली वाले क्षेत्र में मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए खंभात की खाड़ी और कच्छ के रण में अवसादी चट्टानों में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम भंडार हमें देखने को मिलते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण प्रवेशी चट्टानों के संसर्ग के बीच छोटे छोटे समुद्री जीवों के क्षय द्वारा होता है। इसके विपरीत कोयले का निर्माण मृत जो पौधे होते हैं उनके अवशेष द्वारा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो हमारा पेट्रोलियम का निर्माण है, पेट्रोलियम बनता कैसे है। तो बात करें पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होगा। ये जो परतदार चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने हैं, इनमें क्या होता है, अप्रवेश चट्टानी संसरों के बीच छोटे छोटे समुद्री जीवों का क्षय होता है। इस प्रकार से लेयर में ये जो अवसादी चट्टाने व्यवस्थित होती हैं, इनके बीच छोटे छोटे समुद्री जीव आके जाते हैं और इनमें क्षय होने लगता है, इन समुद्री जीवों का क्षय होने लगता है। इन्हीं समुद्री जीवों के क्षय होने से पेट्रोलियम की उत्पत्ति होती है, पेट्रोलियम की उत्पत्ति होती है। क्लियर। इसी छोटे छोटे जीवों के क्षय होने के कारण पेट्रोलियम की उत्पत्ति होती है। इसके बाद बात करते हैं कोयले का निर्माण कैसे होता है। तो कोयले का निर्माण इस परतदार चट्टानों में जो पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं वो सड़ गल जाते हैं ना, सड़ गल जाते हैं। तो इन्हीं पेड़ पौधों के सड़ने गलने कारण हमारे कोयले का निर्माण होता है, कोयले का निर्माण होता है। क्लियर। तो आप समझ गए होंगे पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से होता है और कोयले का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि कोयला किन किन जगहों पर पाया जाएगा, तो आप को, अगर आप वहां की चट्टान जानते हो, अगर आप वहां के खनिज जानते हो, तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हो कि कोयला किन जगहों पर पाया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछा कि आप पेट्रोलियम बताइए, पेट्रोलियम किन किन स्थानों पर पाया जाता है, तो अगर आपने यहाँ पर देखा कि पेट्रोलियम का जो पाए जाने वाला कौन से फीचर्स होते हैं, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, तो आप बेहतर ढंग से बता सकते हो। जहां पर समुद्री जीवों का अपक्षय होगा, जहां पर नदियों द्वारा बहा कर लाया गया अवसाद होगा, उन्हीं स्थानों का या उन्हीं डेल्टा वाले स्थानों पर इस पेट्रोलियम का हमें देखने को मिलेगा, पेट्रोलियम की वहां पर उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। क्लियर। समझ में आया। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है।
बात करते हैं आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी के किलों में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। अभी जो बलुआ पत्थर है, ये जो बलुआ पत्थर है और इन बलुआ पत्थर और चूना पत्थरों का उपयोग हम किस चीज में करते हैं? भवन निर्माण में करते हैं। भारत के महत्वपूर्ण जो किले हैं, है ना, प्राचीन समय में जो मिडिएवल टाइम पे बने हुए किले हैं, जैसे आगरा हो गया, दिल्ली का किला हो गया, फतेहपुर सीकरी का किला हो गया, ये सभी किले किस चीज से बने? ये सभी किले लाल बलुआ पत्थर से बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये सभी किले किस पत्थर से निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। वर्तमान में अधिकांश उद्योग अवसादी चट्टानों के उत्पादनों पर ही निर्भर निर्भर है। वर्तमान में जो अधिकतर उद्योग है वो अवसादी चट्टानों के उत्पादनों पर ही निर्भर निर्भर है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है, खनिज मिल रहा है, जीवाश्म ईंधन मिल रहा है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, कई सारी ऐसी चीजें मिल रही हैं, टॉल्क हो गया, घड़िया हो गया, है ना, इस तरह की चीजें जो मिल रही है वो कई सारे इंडस्ट्री को डेवलप कर रही है, कई सारी इंडस्ट्री को चला भी रही हैं। सिंधु और गंगा नदी की घाटी अवसादी चट्टानों से निर्मित है और यहाँ पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। अब मैंने आपको बताया ये जो अवसादी चट्टान है वो कहाँ निर्मित होगी? जहां नदियों द्वारा बहाकर लाया गया अवसाद इकट्ठा होता जाता है और वहीं पर ये अवसादी चट्टाने निर्माण होता है। अब ये जो सिंधु और गंगा नदी वाला क्षेत्र है, आपको पता है ये सिंधु नदी ये भारत के उत्तरी भाग में ऐसे बहते हुए पश्चिम पाकिस्तान के रास्ते होते हुए बंगाल के अरब सागर में जाती है। इसके बाद बात करते हैं गंगा नदी की। यह हिमालय से उत्पन्न होती है ना, हिमालय से इसका उत्पन्न होता है और यह भारत में बहती हुई भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा बहती हुई यह कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। क्लियर? यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इस कारण यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि काफी उपजाऊ होती है। इन्हीं कारण यहाँ पर ये जो उपजाऊ भारत का उत्तरी क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ भी देखा गया है, क्योंकि इन दोनों नदियों के बीच काफी इनका जो बीच का मैदान है, गंगा का मैदान हो गया, सिंधु नदी का मैदान हो गया, ये दोनों मैदान यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अवसादी चट्टानें होती हैं, पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म वाली चट्टानें होती हैं और जीवाश्म वाली चट्टानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि कृषि की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। दैट इज क्लियर? समझ में आई इतनी बातें? तो एक बार फटाफट समझ में आ गया है तो फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए। जितने लोग सेशन को देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे जियोग्राफी क्लास के लिए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। एक बार जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों, छोटे भाई बहन, दोस्त यार जितने भी आपके चाहने वाले हैं उन सभी को शेयर करिए। समझ में आ रहा है नोट्स बनाते चलिए। पढ़ने का सही टेक्निक यही है कि आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर है तो उसको ओपन कर लीजिए, मेरे साथ देखते चलिए। कोई एडिशनल चीज आपको अगर लग रही है जो आपके नोट्स में नहीं लिखी है तो लिखते चलिएगा। कोई भी चीज अगर आपकी छूट रही हो तो लिखते चलिएगा साथ में, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं, हमने दो चट्टानें पढ़ ली। कौन सी? पहली आग्नेय चट्टानें और दूसरी अवसादी चट्टानें। अब पढ़ते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से लिया गया है और इस शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। इस शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। जिस प्रकार से आग्नेय चट्टानों में इग्नियस का अर्थ होता है अग्नि, दूसरा हम देखते हैं सेडिमेंट्री में सेडिमेंटम का अर्थ होता है व्यवस्थित, उसी प्रकार से यहाँ पे मेटाफॉर्म्स का अर्थ होता है, मेटामॉर्फॉर्म्स का अर्थ होता है क्या? परिवर्तन। यानी इस चट्टानों में परिवर्तन के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह के निकट या ऊपर दाब। अब इन जो चट्टानें हैं ये पृथ्वी के ऊपर की जो सतह है इसमें क्या होता है? दाब, आयतन और तापमान। दाब, आयतन और तापमान। दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण होता है। दाब और ताप में परिवर्तन चट्टानों के मूल लक्षणों जैसे रंग, कठोरता, बनावट, खनिज की संरचना को परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार परिवर्तित चट्टान को कायांतित चट्टान कहा जाता है। इस प्रकार परिवर्तित चट्टान को हम क्या कहते हैं? कायांतित चट्टान कहते हैं।
क्योंकि इन चट्टानों में कई सारे परिवर्तन होते हैं, कई सारे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसी चेंजेस के दौरान हमें इसमें कई सारे चट्टानों के अलग-अलग टाइप देखने को मिलते हैं, है ना? तो इसमें जो कौन-कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, कठोरता में परिवर्तन देखने को मिलता है, बनावट इसकी चेंज देखने को मिलता है और खनिज की संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। दैट इज क्लियर? इतनी चीजें समझ में आई? आई होप सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो सेशन को लाइक कर लीजिए। अब बात करते हैं कायांतरण की प्रक्रिया अवसादी और आग्नेय दोनों प्रकार की चट्टानों से हो सकती है। अब जो हमारी जैसे हमने बात किया आग्नेय चट्टानों की, जिसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, अवसादी चट्टानों की बात करें कि ये कई सारे जो अवसाद हैं जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तब इन चट्टानों का निर्माण होता है। इन दोनों चट्टानों में परिवर्तन के फलस्वरूप कई सारी चट्टानों का निर्माण हो सकता है ना? अवसादी और आग्नेय चट्टान दोनों प्रकार की चट्टानों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और इन चट्टानों का निर्माण हो जाता है। कायांतिक चट्टान की उत्पत्ति व निर्माण की प्रमुख विशेषता यह है कि इस दौरान आंतरिक और बाह्य बलों का प्रभाव से चट्टान का संगठन रूप में परिवर्तन हो जाता है। कायांतिक चट्टान की इसकी मेन जो फीचर्स है वो क्या है कि इसमें जब परिवर्तन होता है आंतरिक और जो बाह्य बल लगते हैं इसमें, जिसमें से चट्टान का जो संगठन होता है, रूप परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। इसमें एक चीज होती है, इसमें चट्टान में किसी भी प्रकार का विघटन यानी कोई भी प्रकार का चेंज जो फिजिकली या कमी या ज्यादा हमें इसकी कमी देखने को नहीं मिलती है। तो इस चट्टान में किसी भी प्रकार का विघटन और वियोजन नहीं होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों के कणों को पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण क्या है? यानी जो हमारी जो चेंजिंग का प्रोसेस है, ये इसमें क्या होता है? इसमें कायांतरण वह प्रक्रिया है चट्टानों के कणों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, मूल चट्टानों के रवे या परत पुनः व्यवस्थित होते हैं। कायांतरण का मतलब होता है जैसे कि हमारी जो आग्नेय चट्टाने हैं जिसे हम क्रिस्टलाइन रॉक्स कहते हैं, अवसादी चट्टाने जिसे हम लेयर या हम इसे परतदार चट्टाने कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई। इन दोनों में क्या होता है? वापिस से रवों का हो गया, जैसे आग्नेय चट्टानों में रवों का वापिस से स्थितीकरण होता है और सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, इसमें परतों का वापिस से स्थिरीकरण होता है, परतें पुनः व्यवस्थित हो जाती हैं। पत्रण या रेखांकन, है ना? पोलाइजेशन किसे कहा जाता है? पत्रण या रेखांकन। कायांतरण की प्रक्रिया में चट्टान के कुछ कण खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या होता है? कायांतरण की प्रक्रिया में चट्टानों की जो कुछ कण है वो खनिज सतहों पर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो खनिज है वो इस प्रकार से रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतिक चट्टानों में खनिजों के कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहते हैं। अब ये जो कांतिक चट्टाने हैं, इन कांतिक चट्टानों में जो ये लाइन आपको देखने को मिल रही, इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? इन लाइनों को हम पत्रण या रेखांकन कहते हैं। पत्रों को क्या कहते हैं? पत्रण। इन लाइनों को हम पत्रण या रेखांकन कहते हैं। दैट इज क्लियर? तो कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का पुनः क्रिस्टलीकरण या परतों का जो पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, जिसमें मूल चट्टानों के जो रवे होते हैं और जो परत होते हैं वापिस से व्यवस्थित रूप में सेट हो जाते हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं पत्रण और रेखांकन की। कायांतरण की प्रक्रिया में चट्टानों के कुछ कण खनिज के सतहों पर या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं, है ना? कायांतरण की प्रक्रिया के फल स्वरूप आप देखेंगे कुछ चट्टानों में जो आपको देखेंगे कुछ लेयर्स के ऐसे लाइंस बनती हुई दिखेंगी। इन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं लाइनों को हम पत्रण या रेखांकन कहते हैं। इन लाइनों को हम पत्रण या रेखांकन कहते हैं। दैट इज क्लियर? समझ में आया? अब बात करते हैं बेंडिंग की। बेंडिंग क्या होता है? कभी-कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली या मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वह हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई पड़ते हैं। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? इन संरचनाओं को हम बेंडिंग कहते हैं। इन संरचनाओं को हम बेंडिंग कहते हैं। दैट इज क्लियर? कभी-कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली या मोटी सतहों में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वह हल्के एवं गहरे रंग में दिखाई पड़ते हैं। इन्हें कायांतित या इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कांतिक चट्टानों में बेंडिंग कहते हैं। इन्हें हम कांतिक चट्टानों में बेंडिंग कहते हैं। दैट इज क्लियर? इन्हें हम कांतिक चट्टानों में बेंडिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आ गया सभी को?
दैट इज क्लियर। चलिए बात करते हैं अब कायांतित चट्टानों का वर्गीकरण। तापीय कायांतरण के अंतर्गत चट्टानों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अब इस चट्टानों में वर्गीकरण किस प्रकार से हम पढ़ते हैं तापीय कायांतरण में, इसमें चट्टानों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। सेकंड बात करते हैं क्रस्ट के अंदर उच्च तापमान के संपर्क में आने से मूल चट्टानों में परिवर्तन होता है। आपको पता है जैसे जैसे हम क्रस्ट के नीचे जाते जाते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर जो ताप है, ताप और दाब में दोनों में परिवर्तन होने लगता है, दोनों अधिक होने लगते हैं। बात कर बात करते हैं चूना पत्थर का संगमरमर में, जिस कैसे अभी जो चूना पत्थर ही कौन सा चट्टान है, ये अवसादी चट्टान है। तो इस अवसादी चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। बलुआ पत्थर का क्वार्टाइज में, शैल का स्लेट में और कोयले का ग्रेफाइट में कायांतरण हो जाता है। तापीय कायांतरण दो प्रकार के होते हैं, पहला संपर्क कायांतरण और दूसरा प्रादेशिक कायांतरण। पहला कौन सा होता है? तापीय कायांतरण। दूसरा पहला होता है संपर्क कायांतरण, दूसरा प्रादेशिक कायांतरण। दैट इज क्लियर, समझ में आया? कायांतरण चट्टानों में अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो इसमें कई प्रकार से वर्गीकरण होता है। तापीय कायांतरण में चट्टानों का पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है और क्रिस्टलीकरण है वो पुनः हो जाता है। क्रस्ट के अंदर उच्च तापमान के संपर्क में आने से मूल जो चट्टान है उनमें परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन कैसे होता है? जो हमारा चूना पत्थर है, ये हमारा चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, ये चूना पत्थर किस में बदल जाता है? संगमरमर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? संगमरमर में बदल जाता है। सेकंड, बलुआ पत्थर की बात करें, बलुआ पत्थर की बात करें तो इसका चेंज किस में होता है? क्वार्टाइज में होता है, क्वार्टाइज में हो जाता है। क्वार्टाइज में हो जाता है। दूसरा, शेल का परिवर्तन किस में हो जाता है? स्लेट में हो जाता है। कोयले का परिवर्तन, कोयले का परिवर्तन ग्रेफाइट में हो जाता है। कोयले का परिवर्तन ग्रेफाइट में हो जाता है ना? इस प्रकार से इनमें परिवर्तन होता है। तापीय कायांतरण के दो प्रकार होते हैं, पहला संपर्क कायांतरण और दूसरा प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण की बात करें, संपर्क कायांतरण की बात करें में चट्टाने गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा लावा के संपर्क में आती हैं। इनमें क्या होता है? इनमें संपर्क कायांतरण की बात करें तो ये जो चट्टाने हैं गर्म और ऊपर आते हुए जो मैग्मा और लावा है, ये उच्च तापमान में चट्टानों के पदार्थ को पुनः क्रिस्टलीकरण कर देती हैं। प्रादेशिक कायांतरण की बात करें, विवर्तनिक दबाव से उत्पन्न उस तापमान में दाब के कारण चट्टाने विकृति हो जाती हैं और उनमें पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। गतिक कायांतरण की बात करें, इसमें बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों के टूटने और पीसने के कारण मूल चट्टानों के पदार्थों में पुनः संगठन हो जाता है। क्रस्ट के नीचे अत्यधिक गहराई में दाब में वृद्धि होने से मूल चट्टानों में भौतिक परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, ग्रेनाइट का नीस में चेंज हो जाता है और शेल का शीट में परिवर्तन हो जाता है। ग्रेनाइट का किसमें परिवर्तन होगा? नीस में परिवर्तन होगा और शेल का शीट में परिवर्तन होगा। क्लियर, समझ में आया? ग्रेनाइट का नीस में और शेल का शीट में परिवर्तन होगा। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ग्रेफाइट का कोयला किस में चेंज हो रहा है? कोयला ग्रेफाइट में चेंज हो रहा है। और यहाँ आप देखोगे ग्रेनाइट नीस में चेंज हो रहा है, शेल शीट में चेंज हो रहा है। क्रांति चट्टानों की विशेषताओं की बात करें तो पहला, ये आमतौर पर कठोर होती हैं, है ना? दूसरा, अपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। कांति चट्टानों का अपेक्षिक घनत्व होता है जो अधिक होता है। कांति चट्टानों में बेंडिंग हो सकती है, इनमें बेंडिंग हो सकती है। इन चट्टानों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता है, इन चट्टानों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता है। अगला बात करते हैं, इन परतों को प्रायः इनमें परतों का अभाव होता है ना? जीवाश्मों का प्रायः अभाव होता है। तो इसमें ना ही जीवाश्म आपको मिलेगा, ना ही जीवाश्म देखने को मिलेगा, ना ही परत देखने को मिलेगी, है ना? ना ही जीवाश्म मिलेगा, ना ही परत देखने को मिलेगी और रिक्त स्थान भी नहीं होता, यानी कोई भी गैप नहीं होता, कोई भी गैप नहीं होता है। इनमें बेंडिंग हो सकती है ना, इनमें बेंडिंग हो सकती है, बेंडिंग हो सकती, घनत्व अधिक होता है, कठोर होती हैं, लेकिन ना ही गैप होता है, ना ही जीवाश्म होता है, ना ही लेयर्स में ये होती हैं। क्लियर? और क्योंकि ये कठोर होती है तो ये लेयर्स में इनका मिलना बहुत हद तक नामुमकिन है। प्रमुख कायांतित चट्टानें और उनका मूल रूप समझ लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं चूना पत्थर किस में चेंज होता है?
ये अवसादी चट्टान है और ये संगमरमर में चेंज होता है। डोलोमाइट हमारा अवसादी चट्टान है और ये भी संगमरमर में चेंज होगा। बलुआ पत्थर की बात करते हैं, अवसादी चट्टान है, ये क्वार्टाइज में चेंज होगा। सेल की बात करते हैं, अवसादी चट्टान है और ये स्लेट में चेंज होगा। स्लेट वापिस से कायांतिक चट्टान है और फाइलाइट या शिस्ट में चेंज होता है। पहले ये शेल स्लेट में चेंज होगा, स्लेट वापिस से फाइलाइट या शिस्ट में चेंज होगा। ठीक है, इनमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। कोयला हमारा अवसादी चट्टान है और ये ग्रेफाइट और डायमंड में चेंज होता है। ग्रेनाइट हमारा आग्नेय चट्टान है जो कि हमारा नीस में चेंज होता है, जो कि हमारा नीस में चेंज होता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट टेबल है। टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए या जैसे भी आपको सुविधा, जो भी आपको सुविधाजनक लगे आप वैसे इसको याद कर लीजिएगा। कांति चट्टानों का आर्थिक महत्व जानते हैं कि आर्थिक महत्व इनका क्या है, ये किस प्रकार से हमारे अर्थव्यवस्था में महत्व उपयोग होती है, अर्थव्यवस्था को उठाती हैं। पहला भवन निर्माण में, दूसरा औद्योगिक उपयोग में। भवन निर्माण में नीस स्लेट, कॉटाई स्लेट, संगमरमर, आपको पता है ये सारी चीजें भवन निर्माण में होती हैं। भारत में संगमरमर राजस्थान के अलवर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर किलों में पाया जाता है ना, जयपुर जिलों में पाया जाता है। स्लेट रेवाड़ी हरियाणा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। स्लेट की मोटी चादर शीट का प्रयोग बिलियर्ड्स टेबल्स बनाने में किया जाता है ना, ये जो स्लेट की मोटी चादर ये बिलियर्ड्स टेबल बनाने में उपयोग किया जाता है। औद्योगिक उपयोग की बात करें, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, ये तो आपको पता होगा, जो आप बचपन में पेंसिल से लिखते थे, उस पेंसिल की जो लीड हुआ करती थी वो किसकी होती थी, ग्रेफाइट की ही हुआ करती थी। इसका गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए कारखानों में धातु को गलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्र ग्रेफाइट से ही बने होते हैं। इसका गलनांक काफी ज्यादा होने के कारण उद्योगों में बड़े ही काम की चीज होती है, यानी जितनी भी चीजें कारखाने में धातुओं को गलाने के लिए उपयोग की जाते हैं उसके पात्र को ग्रेफाइट से ही बनाया जाता है, उसके पात्र को ग्रेफाइट से ही बनाया जाता है। क्लियर। ग्रेफाइट नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ग्रह के लिए अनिवार्य खनिज है। कॉटास एक कठोर चट्टान है जिसका उपयोग कांच बनाने में किया जाता है। भारत में कॉटास राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा दिल्ली के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। दैट इज क्लियर। आई होप सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में स्टेटाइट का उपयोग किया जाता है। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी में स्टेटाइट का प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर और अन्य तरह के शोधन प्रसाधन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक आग्नेय और कांति चट्टानों के खंडों के रूप में पाया जाता है, जिसे मेका कहा जाता है। इसका उपयोग कुचालक और अग्नि प्रशामक के रूप में किया जाता है। इसका मेनली जो अभ्रक है या मीका है, इसका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, बात करते हैं गार्नेट एक मूल्यवान पत्थर है, इसका उपयोग अपघर्षक बनाने के लिए किया जाता है। गार्नेट क्या है, एक मूल्यवान पत्थर है और अपघर्षक इसका बनाने के लिए अपघर्षक के रूप में इसका उपयोग होता है। चट्टानी या शैल चक्र रॉक साइकिल किसे कहा जाता है, तो आप देखेंगे फर्स्ट हमारी रॉक साइकिल किससे, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसके बाद हमारी इग्नियस रॉक बनती है, देन आफ्टर दैट हमारा क्या होता है, इसमें परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। इसके बाद ये परिवर्तन और चेंजेस के बाद हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, इसीलिए इग्नियस को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टाने या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। देन हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, यानी लेयर वाली चट्टाने बनती हैं। आफ्टर दैट हमारा ये सेडिमेंट्री और इग्नियस में कई सारे चेंजेस होते हैं और हमारी मेटाफोरिक रॉक्स बनती है, यानी कायांतरिक या रूपांतरित चट्टाने बनती हैं। वापिस से ज्वालामुखी क्रिया होती है, यानी ये पूरी साइकिल आपको देखनी है और याद करनी है। साइकिल को देख लीजिएगा एक बार, और एक बार साइकिल को देख लीजिए। यहाँ पर वापस से आपको साइकिल बताया गया है, तो ये सारी साइकिल आप देख लीजिएगा, इस चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारी साइकिल ही है। तो यहाँ पर ये हमारे जो रॉक एंड मिनरल्स का चैप्टर है यहाँ पर होता है क्लोज। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई चीजों के साथ। नेक्स्ट सेशन हमारा अंतर्जात और बहिर्जात बल का होगा। अगला सेशन हमारा कुछ चीजें और बची हैं, मैं अगले सेशन में आपका कंप्लीट करा दूंगी। सेल चक्र की ऊर्जा के दो स्रोत, इसके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।